Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, today we are going to study class 9th, chapter number 5. और उसका जो चैप्टर है जी वो फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम स्टडी करेंगे। आज हम फुल चैप्टर करने जा रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के तहत, और उसमें जो टॉपिक्स हैं वो नंबर 1 बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है, एवापोरेशन है और वेपर प्रेशर है। याद रखें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में बॉयल्स लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, चार्ल्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, एवापोरेशन इम्पॉर्टेंट है और वेपर प्रेशर भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉज की जो एग्जाम्पल्स होंगी वो भी हम करेंगे और वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। 5 नंबर का जो अंशाइये में आएगा, तो हम देखते हैं फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले बॉयल्स लॉ को स्टडी करते हैं। तो उस बॉयल्स लॉ में आप देखें कि हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं बेसिकली इसमें, PTV और N। PTV ये आपको समझाने के लिए है, P से मुराद प्रेशर, T टेम्परेचर को ज़ाहिर कर रहा होता है और V वॉल्यूम को ज़ाहिर करता है, जबकि N नंबर ऑफ गैस को ज़ाहिर करता है। इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो बॉयल्स लॉ के अंदर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये हम समझ भी सकते हैं कि अगर आपने प्रेशर किसी जगह पे लगाया तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। तो इसमें एक और चीज़ जो टेम्परेचर थी वो कांस्टेंट रहती है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब देखें आगे हम इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें तो कांस्टेंट लगाएंगे के और V, और आगे इसको हल करें तो PV = K हमें मिलेगा। ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। आपसे वो पूछ सकता है कि बॉयल्स लॉ में कौन सी चीज़ आप कांस्टेंट रखते होते हैं, तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं। वो पूछ सकता है कि बॉयल्स लॉ में K की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होती है, K = PV। ये एक जनरल थी। इसी तरह अगर आपके पास प्रेशर फॉर एग्जांपल P1 है, वॉल्यूम V1 है, और इसी तरह आपके पास प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? वही जो बॉयल्स लॉ की जनरल स्टेटमेंट के लिए आया था, यानी जब हमने लगाया था PV = K, तो सिमिलरली हम लगा सकते हैं P1 V1 = K और P2 V2 = K। तो इसमें आप देखें कि हम अगर P1 V1 = P2 V2 ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें एक और जो चीज़ आएगी वो एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी आप इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कितना कम होगा। तो उसमें अगर हम देखें चंद चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक 4 मूवेबल पिस्टन है, एक सिलेंडर है, उस पर मूवेबल पिस्टन लगे हुए हैं, यानी मूव कर सकते हैं यहाँ पे, इसी तरह ये और ये। तो इसमें क्या था कि हमारे पास जो पहला प्रेशर था वो फॉर एग्ज़ाम्पल P1 हमारे पास
है हम कहते हैं कि 2 ATM है। सिमिलरली हमारे पास जो इधर P2 है वो 4 ATM है। इसी तरह P3 है वो 6 ATM है, और इसी तरह P4 वो आपके पास 8 ATM है। वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास V1 हम कहते हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डेसीमीटर क्यूब है। प्रेशर के यूनिट्स ATM में लिए जाते हैं और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लिया जाता है। इसी तरह V2 आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ाहिर है अगर हमने P1 2 ATM रखा था तो वॉल्यूम V1 था, अगर P2 4 ATM हो गया है तो वॉल्यूम 0.5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर P3 हमारे पास 6 ATM हो चुका है तो वॉल्यूम यानी V3 हमारे पास 0.33 ATM आएगा। इसी तरह P4 हमारे पास में V4 0.25 ATM आएगा, डेसीमीटर क्यूब आएगा। अगर हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। अगर आप इसको हल करेंगे 2 ज़रब 1, सिमिलरली P2 4 ज़रब 0.5 इज इक्वल टू P3 V3 6 ज़रब 0.33 इज इक्वल टू P4 8 ज़रब 0.25, तो आपको आंसर सेम 2 ही मिलेगा। ये आप करके हल करके देख लें। ये बॉयज़ लॉ था। अब यहाँ पे आपको मिलता है इसके जो एग्जांपल्स हैं आप उसको हल करते हैं। वो कैसे करेंगे, उसमें वो क्या चीज़ आपको देगा, क्या चीज़ आपने उसमें फाइंड करनी होगी, वो ज़रा देखें। बॉयज़ लॉ के अंदर वो जो चीज़ आपसे पूछेगा कि वो आपको बताएगा कि आपके पास P1 फॉर एग्ज़ाम्पल 8 ATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। V2 फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि 4 डेसीमीटर क्यूब है। सिमिलरली P2 वो कहता है कि आपके पास 10 ATM हो चुका है। और यहाँ पर V1 होगा, V2 वो कहेगा कि फाइंड करो। तो आप वही फार्मूला लगाएंगे बॉयज़ लॉ वाला, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 की वैल्यू आपको दी गई है, V1 की वैल्यू दी गई है, P2 की वैल्यू दी गई है और V2 मालूम करना है। इस तरह आप V2 मालूम कर सकते हैं बॉयज़ लॉ से। नेक्स्ट हम जा रहे हैं चार्ल्स लॉ पे कि हमारे पास चार्ल्स लॉ क्या होता है। चार्ल्स लॉ के वहीं हम जो बात कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट हम दोहरा रहे हैं, वो यही है कि PTV आप इस चीज़ को समझेंगे तो वहाँ पे यानी बॉयज़ लॉ के केस में P और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे थे और टेम्परेचर कांस्टेंट था। यहाँ पे यानी चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के रिलेट करेंगे, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं इन केस ऑफ चार्ल्स लॉ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के केस में एक चीज़ के बढ़ने से ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ कम होती है। इन्वर्स मतलब उलट और डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी। अगर आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट लगेगा K इंटू V, T और V इज इक्वल टू K। ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है और ये आपसे पूछ सकते हैं कि चार्ल्स लॉ में K की वैल्यू क्या होती है। और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो आप बताएंगे कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसी तरह ये एक जनरल इक्वेशन है। फिर वो आपको कहता है कि आपके पास टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, तो ज़ाहिर है हमारे पास आंसर यही आएगा T1 और V1। इसी तरह अगर आपके पास टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम V2 है,
तो फिर भी हमारे पास आंसर यही आना है क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये बराबर आएगा के। सिमिलरली ये भी एक के कांस्टेंट के बराबर होगा। आप इसको इक्वल रख सकते हैं कहाँ पे, T1 और V1 इज इक्वल टू T2 और V2। ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट थी। जबकि बॉयल लॉ क्या कहता था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ ये है, T1 और V1 इज इक्वल टू T2 और V2। यहाँ पे भी आपने इसको वजाहत करनी होगी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वो क्या होगी एक्सप्लेनेशन इसकी, क्या आप इसको वजाहत करेंगे? वही बात कि आपके पास कोई टेम्परेचर है T1 फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और वॉल्यूम V1 आपके पास 50 डेसीमीटर क्यूब है। तो क्या होगा, ज़ाहिर है वॉल्यूम क्या, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ के केस के अंदर आप देखें कि जो चार्ल्स लॉ था वो क्या था, V1 और T1 इज इक्वल टू V2 और T2। ठीक है, तो अगर आपके पास टेम्परेचर वो आपको दे रहा है कि वो आपके पास है जी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और वॉल्यूम उसका फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि वो भी आपके पास 50 डेसीमीटर क्यूब है, तो अगर टेम्परेचर वो कहता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो वॉल्यूम भी ज़ाहिर बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे वो समथिंग 60.3 डिग्री डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसी तरह वो जो आपसे क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम्पल में, वो आपको देगा कि आपके पास V1 है, T1 दिया जाएगा वो फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और V1 वो कहता है कि आपके पास 25 डेसीमीटर क्यूब है, लेकिन T2 वो कहता है कि चलें ये भी आपको दे देता है कि वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। V2 फाइंड करो, ज़ाहिर है हमने यही फार्मूला लगाना है V1 और T1 और V2 और T2 वाला। यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हुए यहाँ पर एक और चीज़ जो याद रखेंगे कि जो आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाएगा, आपने उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, सेल्सियस केल्विन में, सॉरी। तो केल्विन के लिए आपको इसमें 273 ऐड करना होगा, यानी डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में ले जाने के लिए आपको 273 ऐड करेंगे तो आपको टेम्परेचर केल्विन में मिलेगा। ये चार्ल्स लॉ था। अब हम आगे चलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे। क्या आपके पास जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? ये ऐसा टेम्परेचर है कि जिसमें किसी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो सिफर हो जाए। ऐसा टेम्परेचर कि जिसमें ऐसा टेम्परेचर कि जिसमें किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम सिफर हो जाए। आइडियल गैस कौन होती है? जो सारे लॉज को ओबे कर रही होती है, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ और भी जनरल गैस इक्वेशन। अच्छा जी, ऐसा टेम्परेचर कि जिसमें किसी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो सिफर हो जाए, आप उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। और वो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, और जो कि इक्वल होता है 273 माइनस 273.5 डिग्री सेंटीग्रेड के। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि कोई भी टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है और वो कहा जाता है कि आप इसको केल्विन में ले जाओ,
तो आपने हमेशा उसको 273.15 प्लस कर देना है, तो आपको टेम्परेचर केल्विन में मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि टेम्परेचर डिग्री में यानी केल्विन में दिया जाता है और डिग्री में फाइंड करो, तो ज़ाहिर है डिग्री में फाइंड करने के लिए इसको इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, T इंटू डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इंटू K बराबर -273.15, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि आपके पास एक टेम्परेचर है, वो है 273.15 K, 273.15 K, तो यहाँ पर वो क्या होगा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगा। या आप यूँ देखें कि आपके पास एक टेम्परेचर है, वो किस चीज़ के इक्वल है, वो 0 केल्विन है, और ये 0 केल्विन हमने कहा था कि बराबर होता है -273.15 के। तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आप ऊपर जाएंगे, मज़ीद जाएं, तो अगर आपने 0 K से आपने जंप लगा लिया, 100 K पे चले गए हैं, तो इधर भी 100 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -273.15 प्लस 100 आएगा, तो जवाब आएगा -173.15 K। अगर आप जंप लगा के 200 K पे चले गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ाहिर है ये 73.15 पे आ जाएगा। और अगर आप 273.15 K पे आ गए, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एवपोरेशन को, और उसके क्या जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको भी देखेंगे कि एवपोरेशन और जो एवपोरेशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो एवपोरेशन यानी बुखारात। जब लिक्विड गैस में तब्दील हो जाए, वो एवपोरेशन कहलाता है। When liquid convert into gaseous form, this form is called evaporation। और जब वो गैस वापस लिक्विड में आएगी, तो वो कंडेंसेशन कहलाएगी। तो एवपोरेशन क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। तो वो एवपोरेशन है। और गैस जब वापस लिक्विड में आएगी, तो वो क्या होगी, कंडेंसेशन। ये उसका उलट है, ये कंडेंसेशन है। आपसे पूछ सकते हैं एग्जांपल में, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि एवपोरेशन क्या है, और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एवपोरेशन क्या है। अच्छा जी, एवपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी आपने के पास लिक्विड था, माय था, उसको बुखारात में लेके जाना है, तो ज़ाहिर है आप टेम्परेचर देंगे तो वही वो एवपोरेट होगा। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखें। इसके अलावा फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पानी का मॉलिक्यूल है, लिक्विड में है, एल में एल लिखा हुआ लिक्विड में, आपने उसको H2G में लेके जाना है, तो आपको 40 पॉइंट समथिंग किलो जूल एनर्जी देनी होगी। 40 पॉइंट समथिंग, मेरे ख्याल में 15 है, पता नहीं क्या है, एनर्जी आपको देनी होगी अगर आपने इसको कन्वर्ट कर देना है, इसमें गैस में लेके जाना है। तो जो एवपोरेशन का केस होता है, यानी लिक्विड में के जो मॉलिक्यूल हैं या वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक हमेशा मूवमेंट शो करते हैं, यानी मूव कर रहे होते हैं। और मूव करने का मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 और 2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल हमेशा आपको रैंडम मोशन यानी एक मोशन शो कराएंगे, और उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। एवरेज का क्या मतलब है कि तकरीबन हर मॉलिक्यूल की सेम मूवमेंट होगी, लेकिन उनमें कुछ ऐसे होंगे कि जिनकी एवरेज से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जब वो ज़्यादा होगी तो वो एवपोरेट हो जाएंगे, टूट जाएगी उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और वो एवपोरेट हो जाएंगे। तो ये उसके एवपोरेशन का प्रोसेस होता है।
इसी तरह अगर आप देखें कि आपके पास एक और भी चीज़ होती है कि ये ऑपरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। ऑपरेशन क्या है? एक कूलिंग प्रोसेस होता है। मतलब क्या कूलिंग प्रोसेस पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अपने हाथ पे कोई सिपरेट डाली तो आपको ठंडक महसूस होती है, कूलिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल थे वो ऑपरेट हुए, तो उस एनर्जी को पूरा करने के लिए एनर्जी वहाँ पे कम हुई, वो सराउंडिंग से हासिल करेंगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो हमें ठंडक महसूस होगी। ये दरअसल इस तरह कूलिंग प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पर कौन कौन से जो इफ़ेक्ट्स हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं हम उसको देखें तो वो क्या होता है। पहली बात तो ये है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना एवोपरेशन ज़्यादा होगी। चाय की एग्जांपल ले लें, आपने एक कप में ली और एक कसर में ली, यानी पिर्च में ली, तो जो पिर्च में जाएगी उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी। दूसरा आपके पास जो होता है टेम्परेचर, ज़ाहिर है आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज़्यादा वो उसकी एवोपरेशन होगी। एक तो टेम्परेचर हो गया, दूसरा टेम्परेचर हो गया, तीसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जिसको आप डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। वीक फोर्स होती है निस्बतन, लेकिन ये जहाँ पे होगी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिन मॉलिक्यूल में ज़्यादा तो उनकी ऑपरेशन कम, और इनकी वीक उनके ऑपरेशन ज़्यादा। ज़्यादातर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पोलर मॉलिक्यूल में ज़्यादा होती है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ना होने के बराबर है, तो इस तरह नॉन पोलर की ऑपरेशन ज़्यादा होगी ज़ाहिर है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट, वेपर प्रेशर पे। ये भी हमारा टॉपिक था। वेपर प्रेशर हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्मार्ट सिलेबस के तहत। वेपर प्रेशर क्या है? यानी बुखारात का प्रेशर डालना। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एवोपरेट होकर प्रेशर डालते हैं ऊपर सतह पे, तो यही उसका वेपर प्रेशर कहलाता है। और ये इक्विलिब्रियम शो करते हैं लिक्विड के। तो क्या तारीफ होगी इसकी? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड, क्या कहेंगे? प्रेशर एक्सर्टेड, पैदा किया गया, कहाँ से हुआ पैदा? एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, बुखारात की तरफ से। वो बुखारात किसके थे? बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के थे। एंड शो, और शो करेंगे क्या? इक्विलिब्रियम किसके साथ? विद लिक्विड। विद लिक्विड वो क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम शो करेंगे, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई माय था, लिक्विड था, आपने हीट किया, अगर वो ऊपर से बंद नहीं था तो एवपोरेट हो जाएगा। अगर आपने इसको बंद कर दिया तो क्या होगा कि ये बुखारात में तब्दील होगा, यहाँ पे ठहरेगा, फिर वापस आ जाएगा, और शुरू में ये इसका वापस आना स्लो होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ़्तार जो ऊपर एवपोरेट हो रहा है और वापस जो कंडेंस हो रहा है उसकी रफ़्तार इक्वल हो जाएगी। यानी जो वेपर हैं वो क्या हो रहा है? जो लिक्विड है ना, वो वेपर्स, और वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और ये प्रोसेस जब बराबर होगा तो आप उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो असरअंदाज होती हैं वेपर प्रेशर पे, वो देखते हैं। एक तो होता है नेचर ऑफ लिक्विड। आपको लिक्विड दो तरह का मिलता है, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर।
जो पोलर होते हैं उनके दरमियान तो अट्रैक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तो जो पोलर होंगे उनका वेपर प्रेशर कम होगा नॉन पोलर के निस्बत। एक बात तो ये होगी। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात जहाँ पे भी आएगी, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एवापोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। सिमिलरली इसी तरह आपके पास दूसरा होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कॉमन सेंस या हम दिमाग से सोचें तो जिस मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा उसके एवापोरेशन कम, और इसका साइज़ छोटा उसकी एवापोरेशन यानी वेपर प्रेशर उसके उतने ज़्यादा होंगे। ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हमने बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ और इसके अलावा किस चीज़ को स्टडी किया, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, एवापोरेशन, और साथ में हमने वेपर प्रेशर स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच।